आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों का जो पेपर होने वाला है और यहाँ पर उसके मॉडल पेपर के बारे में बात करें। मॉडल पेपर को हल करते हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को पेपर को हल करने का जो टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जो आप लोगों का पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का आप लोगों को टोटल पूर्णांक रहेगा। यहाँ पर जो प्रारंभ में ये 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बताया गया, यहाँ पर प्रश्न पत्र जो रहेंगे ना आप लोगों का 2 खंड में रहेंगे, खंड आ और खंड बा में क्या रहेंगे, विभाजित रहेंगे। यहाँ पर तीसरे पॉइंट बताया गया खंड आ तथा बा में 3 उपखंड रहेंगे, उपखंड 1, 2 और 3 में विभाजित रहेगा, 3 खंड में विभाजित रहेगा। चौथे पॉइंट बताया गया प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया है, यहाँ पर पांचवें पॉइंट में खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे। दूसरे पॉइंट बताया गया खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे और जहां पर बताया गया अगले पॉइंट में प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए रहेंगे। यहाँ खंड बा में बताया गया प्रत्येक उपखंड के प्रश्न एक साथ करना क्या है, आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड के नए पृष्ठ से क्या करना है, प्रारंभ करना है। जब भी कोई नया खंड चालू करेंगे नए पेज से स्टार्ट करना है यहाँ पर, और सभी प्रश्न क्या रहेंगे यहाँ पर, अनिवार्य रहेंगे। चलते हैं खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान के संरक्षण का नियम किसने दिया। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर न्यूटन, डाल्टन, लेवाइजर, मेंडलीव। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेवाइजर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा अम्ल भोजन में पाया जाता है, कौन सा अम्ल भोजन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर टार्टेरिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। ऑप्शन ए है तांबा है, ऑप्शन नंबर बी लोहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिल्वर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एल्युमिनियम है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर सिल्वर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर एजी की बात हो रही है, यहाँ पर सिल्वर की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता में कमी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति का बदलना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रकाश का विचलन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर माध्यम में बदलने पर प्रकाश की गति का बदलना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन में, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मॉडल पेपर यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर कराने के लिए। बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर। यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ रेगिस्तान है, ऑप्शन बी यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी महासागर। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठोस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पत्तियों का रंग किसके कारण होता है, पत्तियों का रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल, कैरोटीन, लाइकोपीन, जेंथोफिल। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल, कैरोटीन, लाइकोपीन, जेंथोफिल। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए होता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए होता है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, शक्ति। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए होता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर करंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर लोहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर,
कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वायुमंडल में सबसे अधिक अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस? यहाँ पर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाचन तंत्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है? पाचन तंत्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, पेप्सिन, टिप्सिन, लाइपेज। यहाँ पाचन तंत्र मुख्य एंजाइम कौन सा है? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डीएनए की खोज किसने की थी? अगला हमारा क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? यहाँ पर वाटसन और ग्रिक, मेंडलीव, चार्ल्स डार्विन, न्यूटन। डीएनए की खोज किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाटसन और ग्रिक इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? यहाँ पर चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, लेंस का नियम है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। यहाँ पर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा जीव निषेचन के लिए पानी पर निर्भर करता है? जलीय जीव, जेलोफाइटा, बायोफाइटा, फन। कौन सा जीव निषेचन के लिए निर्भर करता है? यहाँ पर बायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे शरीर में लाल रक्त रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हमारे शरीर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, आयरन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त, कणिकाएं। कणिकाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो यहाँ पर हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिक वोल्टेज से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ विद्युत धारा को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी किसी भी कारण से नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जल चक्र में वाष्पीकरण का मुख्य स्रोत क्या है? महासागर, नदियां, झीलें, पेड़ पौधे। जल चक्र में वाष्पीकरण का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर महासागर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा किस ग्रह को लाल ग्रह को कहा जाता है? यहाँ पर मंगल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। रसोई गैस का एलपीजी की बात हो रही है। यहाँ पर कौन सा मुख्य घटक है? यहाँ पर ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब वर्णात्मक प्रश्न को देखने चले। यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न का। विद्युत अपघटन क्या है? इसके उपयोग को समझाइए। यहाँ पे इसके उत्तर है यहाँ पर विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चालक द्रव्य के जल या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के घटक क्या आयन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। जैसे हम उपयोग की बात करते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। पहले बात कर लेते हैं धातुओं का शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं धातुओं का निष्कर्षण में, विद्युत चढ़ाना या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण में। यहाँ पे इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। यहाँ पर धातुओं का शुद्धिकरण, धातुओं का शुद्धिकरण कैसा होता है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं जैसे तांबा, एल्युमिनियम को शुद्ध करने में किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण कैसा होता है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत अपघटन द्वारा सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम और कैल्शियम का निष्कर्षण किया जाता है। तीसरे पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर विद्युत चढ़ाना। यह प्रक्रिया धातु की सतह पर किसी अन्य धातु पर चढ़ाने में क्या होती है? उपयोगी होती है। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण। जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में पौधे की क्या भूमिका होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को स्तर को नियंत्रित करने में पौधे की क्या भूमिका होती है? यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताना है। उत्तर में बात करते हैं। यहाँ पर पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पौधे वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, पहले पॉइंट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे ग्लूकोज में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरे पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है जो जीवों के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। कार्बन स्टोरेज, पौधे वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमास जैसे लकड़ी पत्तियों के रूप में संग्रहित करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी। ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करके ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है अब दर्पण और लेंस के बीच में अंतर। दर्पण और लेंस के बीच में 3 मुख्य अंतर बताना। यहाँ पर अब बात करते हैं अंतर में। दर्पण और दर्पण, पहले पॉइंट में देखते हैं यहाँ पर दर्पण। दर्पण एक सतह है जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। लेंस में क्या होता है, पहले पॉइंट में लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है। दूसरे पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें प्रकाश की केवल परावर्तन प्रक्रिया होती है। इसमें प्रकाश की केवल परावर्तन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या बताया गया दूसरे पॉइंट में, इसमें प्रकाश अपवर्तन प्रक्रिया होती है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल और वक्र। जो दर्पण होता है 2 प्रकार के होते हैं, समतल और वक्र होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उत्तल और अवतल होते हैं। यहाँ पर लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तल और अवतल। यहाँ दर्पण की बात करते हैं, इसका उपयोग छवि निर्माण, घरेलू सजावट और वैज्ञानिक उपकरण में दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इसका बात कर लेते हैं, यहाँ पर लेंस के लिए चश्मा, कैमरा, माइक्रोस्कोप और दूरबीन में लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, इसके सिद्धांत को समझाइए और दैनिक जीवन में, और इसके दैनिक जीवन में 3 उपयोग को लिखिए। यहाँ पर उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमारा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ क्या है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में दी जाती है या जब किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चालक में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। यहाँ पर पहला नियम है, यहाँ पर यदि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वह चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। दूसरे पॉइंट बता गया यहाँ पर, दूसरा नियम में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के अनुसार हुए परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके यहाँ फार्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर E बराबर माइनस डी, यहाँ पर है फाई, यहाँ पर डी टी। यहाँ पर E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फाई क्या है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के, यहाँ पर टी क्या है, समय। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है और जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र और चालक के सापेक्ष गति की धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। इंडक्शन को टॉप में देख लेते हैं। खाना पकाने के लिए इंडक्शन स्टोव और चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। उसके बारे में हमें बताया गया है। माइक्रोस्कोप और यहाँ पर है स्पीकर, ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। निष्कर्ष में इसका क्या बताया गया, यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधुनिक तकनीक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ पर इसके अनुप्रयोग में ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और घरेलू उपकरणों में क्रांति ला दी है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। उपखंड 2 में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 लाइन प्रश्न, यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि का आकार किस पर निर्भर करता है, वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, जैविक प्रक्रियाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ग्लूकोज है। जैविक प्रक्रिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है। कौन सी धातु पानी के संपर्क में आने पर जल जाती है, सोडियम। कौन सी धातु जो पानी के संपर्क में आने में क्या होती है, यहाँ पर जल जाती है, सोडियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी बल की इकाई क्या यहाँ पर, न्यूटन है। किसी बल की इकाई क्या यहाँ पर, न्यूटन है। यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा, यहाँ पर जल है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा, यहाँ पर जल है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यावरणीय प्रदूषणों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, उनके निवारण के लिए उपाय बताइए। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार, पहले हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण क्या होता है यहाँ पर? वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के कणों में वृद्धि आयु में प्रदूषण होता है। यहाँ पर मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलना। और यहाँ बात कर लेते हैं जल प्रदूषण क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जल स्रोतों में हानिकारक रसायन, कचरा, मलमूत्र समावेश जल प्रदूषण के कारण बनता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। दूसरे पॉइंट बात करते हैं, मुख्य कारण औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट और कृषि में रसायनों का उपयोग। ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। यहाँ पर अत्यधिक और अनियंत्रित ध्वनि का स्तर मानव और अन्य जीवों के लिए क्या है? यहाँ पर हानिकारक है। मुख्य कारण वाहनों, शोर, लाउड स्पीकर और औद्योगिक मशीनरी, ये सब किसके उदाहरण? यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण है। यहाँ पर मृदा प्रदूषण क्या है? यहाँ पर मिट्टी में हानिकारक रसायनों और कचरा के प्रवेश से इसकी उपजाऊ शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर अपशिष्ट, रासायनिक खाद और औद्योगिक कचरा मृदा प्रदूषण के क्या यहाँ पर उदाहरण है। यहाँ पर निवारण उपाय क्या है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और यहाँ पर हरियाली बढ़ाएं। यहाँ दूसरे पॉइंट बताया गया, यहाँ पर उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल का उपचार करें। दूसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर रसायनों को नियंत्रित उपयोग और जल स्रोतों की सफाई करें। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? यहाँ पर ध्वनि की सीमा का पालन करें, वाहनों में मशीनें और यहाँ पर साइलेंसर का उपयोग करें। मृदा प्रदूषण क्या है? यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग कम करें और जैविक खाद का उपयोग बढ़ाएं। औद्योगिक कचरे का सही निपटान का सुरक्षित करें। यहाँ पर निपटाने की सुनिश्चित करना यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसका निष्कर्ष क्या है? यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रदूषण का नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण के लिए अनिवार्य है। इसके लिए सरकार, उद्योगों और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उसके बारे में मिलजुल कर प्रयास सभी को करना चाहिए। उपखंड 3 में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है? जीवन की उत्पत्ति के संबंध में चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है, इसे समझाइए। इसके 2 मुख्य प्रमाण दीजिए। डार्विन का सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जीवन की उत्पत्ति के विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, प्रस्तुत किया। यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित। यहाँ पर अधिक जनन, सभी जीव अधिक संख्या में संतान को जन्म देते हैं, लेकिन पर्यावरण में सीमित संसाधनों के कारण यहाँ पर सभी जीवित नहीं रह पाते। प्राकृतिक विविधता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही प्रजाति के जीवों में विभिन्नता विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर यह विविधता उनके अनुकूलन में मदद करती है। यहाँ पर संघर्ष यहाँ क्या है? जीवों के बीच भोजन, स्थान और संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। केवल वही जीवित रहते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ पर उसके बारे में हमको बताया गया है। योग्यता और यहाँ पर उत्तरजीविता, जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी विशेषताएं अपनी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। उसके बारे में बताया गया है। नए प्रजातियों का विकास, समय के साथ छोटे छोटे परिवर्तनों के कारण नए प्रजातियों का विकास होता है। समय के साथ साथ छोटे छोटे परिवर्तनों के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है। डार्विन सिद्धांत के मुख्य कारण जीवाश्म यह दर्शाते हैं कि वर्तमान जीवों की संरचना उनके पूर्वजों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए घोड़े और मानव के विकास के प्रमाण जीवाश्म से मिलते हैं। समरूप संरचनाएं, विभिन्न जीवों के अंगों की संरचना समान होती है जो अपने समान पूर्वजों और संकेत करती है। यहाँ पर उदाहरण के लिए मानव, बिल्ली, चमगादड़ और व्हेल अगली टांगों की संरचना, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कुछ निष्कर्ष यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत विकासवाद को समझाने के लिए मजबूत आधार है। यह दर्शाता है कि सभी जीव विकास की प्रक्रिया से गुजरे यहाँ पर और समय के साथ अनुकूल आधार पर नई प्रजातियों का कभी क्या हो, विकास हो। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए, इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करना। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझिए और इसके आवश्यक तत्वों को क्या करना है, वर्णन कीजिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे के हरे भागों में, जैसे यहाँ पत्तियां में होती है, यहाँ पर जिसमें क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक क्या होता है, शामिल होता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ पर प्रकाश अवशोषण, सूर्य की ऊर्जा पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की जाती है। जल विघटन, जल H2O यहाँ पर उपस्थित में क्लोरोफिल पानी के अणुओं को तोड़ता है और यहाँ पर इसके हाइड्रोजन को उत्सर्जित करता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की पत्तियों में अवशोषित करता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। ग्लूकोज का निर्माण,
ग्लूकोज का निर्माण। इन दोनों पदार्थों का उपयोग करके पौधे सूर्य की ऊर्जा की सहायता ग्लूकोज C6H12O6 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन का उत्सर्जन, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन होता है। इसमें हम श्वास को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर रिएक्शन दिया गया, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 6 CO2, यहाँ पर 6 जल है यहाँ पर, और यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर C6H12O6, यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जल प्राप्त होगा। जल और साथ में क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मनुष्य में रक्त संचार के बारे में बताइए और इसके मुख्य अंगों की यहाँ भूमिका का वर्णन करना है। उत्तर में देखते हैं। यहाँ पर मनुष्य में रक्त संचार तंत्र शरीर में रक्त संचार करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह तंत्र रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन के पोषक तत्वों तक पहुंचाता है, साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मुख्य अंग, उनकी भूमिका यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हृदय क्या है, यहाँ पर हृदय एक पंप के रूप में कार्य करता है जो रक्त को धमनियों में पंप करता है। यह शरीर के चारों ओर विभाजित करता है। दो आलिंद और यहाँ पर दो क्या होता है, विरतक होते हैं। यहाँ पर भूमिका क्या है, यहाँ पर दाहिने आलिंद से रक्त को फेफड़े तक भेजता है, बाएं आलिंद से रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक भेजता है। धमनी क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर वे रक्त वाहिनिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। भूमिका यहाँ क्या है, धमनी उच्च दबाव पर रक्त प्रवाहित होता है जो शरीर के अंगों से ऑक्सीजन और यहाँ पर पोषक तत्वों को पहुंचाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शिराएं क्या होती हैं, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के अवशिष्ट पदार्थ से भरे रक्त को हृदय तक क्या होती है, वापस लाती हैं। भूमिका यहाँ क्या है, शिराएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट पदार्थ को हृदय से वापस लाती हैं। शिराएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट पदार्थों को क्या होता है, हृदय से वापस लाती है। यहाँ पर भूमिका में अब बताया गया है। रक्त कण यहाँ क्या है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल, RBC की बात हो रही है। यहाँ पर इनका कार्य ऑक्सीजन को श्वसन अंगों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर के अंगों से फेफड़ों तक ले जाना होता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। श्वेत रक्त कण क्या होते हैं, यह शरीर के रक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं और यहाँ पर संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्लेटलेट, रक्त प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं जिससे खून का बहाव रुक जाता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। रक्त संचरण क्या होता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर रक्त हृदय से निकलकर धमनी, कैपिलरी और यहाँ शिराओं के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं जिन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर यहाँ अवशिष्ट पदार्थ जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रक्त प्लेटलेट, ये रक्त थक्के बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर अभी हम रक्त संचरण हो रहा था। यहाँ पर रक्त हृदय से निकलकर धमनी, कैपिलरी और यहाँ शिराओं के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रक्त में ऑक्सीजन पोषक तत्व होते हैं जिन्हें यहाँ पर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर अवशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर में से बाहर निकलने के लिए रक्त शिराओं के माध्यम से वापस हृदय तक लौटता है। यहाँ पर उसके बारे में हम बताएं रक्त संचरण के बारे में। निष्कर्ष क्या होता है, यहाँ पर मनुष्य का रक्त संचार तंत्र जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। यह तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों, पोषक तत्वों, भोजन तत्व, ऑक्सीजन प्रदान करता है और यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। रक्त संचार का सही क्रिया से ही शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। यह प्रक्रिया किस प्रकार के पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनाती है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे को ऊर्जा का उपयोग करके जल H2O और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया पौधे के हरे भाग विशेष रूप से पत्तियों में होती है। क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यहाँ पर उसकी प्रक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह ऊर्जा पौधों के लिए क्या आवश्यक है। दूसरे पार्ट बताया गया यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य सूर्य से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। जल विघटन को देख लेते हैं। यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा के प्रभाव से जल के अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जल का विभाजन कहा जाता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है।
जल के अणु टूटने पर हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O2 उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हाइड्रोजन का उपयोग ग्लूकोज का निर्माण से होता है, जबकि ऑक्सीजन वायुमंडल में क्या होता है, मुक्त हो जाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पत्तियों में होता है, रोड्स के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह गैस पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में जाकर ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। यहाँ पर उसके बारे में हम बताया गया। ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पत्तियों में सूरज की ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से ग्लूकोज C6H12O6 नामक चीनी का निर्माण होता है। यहाँ पर यह प्रक्रिया केल्विन चक्र के द्वारा होती है, जिसमें हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन होता है, ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑक्सीजन का उत्सर्जन, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 का उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ पर वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। यह ऑक्सीजन में श्वास के दौरान ग्रहण करते हैं यहाँ पर, जिससे जीवन संभव होता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। रासायनिक समीकरण क्या होता है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ यहाँ पर सूर्य के वजह से यहाँ पर क्रिया कराने पर क्लोरोफिल यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यहाँ पर ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण बनता है पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, जिससे वे अपनी वृद्धि और विकास के लिए, जीवित रहने के लिए क्या उपयोग में करते हैं। अतिरिक्त ग्लूकोज यहाँ पर पौधे स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके बाद आवश्यक पड़ने पर ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में हम बताएंगे। निष्कर्ष में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण न केवल पौधों के लिए जीवन का आधार है, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का एक पुनः चक्र बनाए रखता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आज के इस सेशन में हमने यहाँ पर बायोलॉजी 70 नंबर का मॉडल पेपर, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल किया हमने। मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यहाँ पर हमने पूरे सेशन का यहाँ मॉडल पेपर हमने 70 नंबर का हल किया हुआ। आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, आज सेशन में समाप्त करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों जो पेपर होने वाला है, यहाँ पर उसके मॉडल पेपर के बारे में बात करें। मॉडल पेपर को हल करते हैं यहाँ पर। आज की इस वीडियो में चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को पेपर को हल करने का जो टाइम मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो आप लोगों को पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का आप लोगों को टोटल पूर्णांक रहेगा। यहाँ पर जो प्रारंभ में ये 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बताया गया, यहाँ पर प्रश्न पत्र जो रहेंगे ना आप लोगों का 2 खंड में रहेंगे। खंड आ और खंड बा में क्या रहेंगे, विभाजित रहेंगे। यहाँ पर तीसरे पॉइंट बताया गया, खंड आ तथा बा में 3 उपखंड रहेंगे। उपखंड 1, 2 और 3 में विभाजित रहेगा, 3 खंड में विभाजित रहेगा। चौथे पॉइंट बताया गया, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया, यहाँ पर 5वें पॉइंट में खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे। दूसरे पॉइंट बताया गया, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, और जहां पर बताया गया अगले पॉइंट में प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए रहेंगे। यहाँ खंड बा में बताया गया, प्रत्येक उपखंड के प्रश्न एक साथ करना क्या है, आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड के नए पृष्ठ से क्या करना है, प्रारंभ करना है। जब भी कोई नया खंड चालू करेंगे, नए पेज से स्टार्ट करना है यहाँ पर, और सभी प्रश्न क्या रहेंगे, यहाँ पर अनिवार्य रहेंगे। चलते हैं खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन में, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान के संरक्षण का नियम किसने दिया। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर न्यूटन, डाल्टन, लेवाइजर, मेंडलीव। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेवाइजर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा अम्ल भोजन में पाया जाता है, कौन सा अम्ल भोजन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, यहाँ से आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर टार्टेरिक अम्ल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। ऑप्शन ए है तांबा है, ऑप्शन नंबर बी लोहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिल्वर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एल्युमिनियम है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सिल्वर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एजी की बात हो रही है, यहाँ पर सिल्वर की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता में कमी,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति का बदलना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रकाश का विचलन। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर माध्यम में बदलने पर प्रकाश की गति का बदलना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन में, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मॉडल पेपर यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर कराने के लिए। बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर यहाँ पर। जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर यहाँ रेगिस्तान है। ऑप्शन बी यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी महासागर। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, लाइकोपीन, जेंथोफिल। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, लाइकोपीन, जेंथोफिल। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए होता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए होता है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, शक्ति। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए होता है यहाँ पर? इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर करंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है यहाँ पर? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर लोहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस? यहाँ पर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पाचन तंत्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है? पाचन तंत्र का मुख्य एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, पेप्सिन, टिप्सिन, लाइपेज। यहाँ पाचन तंत्र मुख्य एंजाइम कौन सा है यहाँ पर? इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डीएनए की खोज किसने की थी? अगला हमारा क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी यहाँ पर? वाटसन और ग्रिक, मेंडलीव, चार्ल्स डार्विन, न्यूटन। डीएनए की खोज किसने की थी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए वाटसन और ग्रिक, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है यहाँ पर? चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, लेंस का नियम है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। यहाँ पर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा जीव निषेचन के लिए पानी पर निर्भर करता है? जलीय जीव, जलोफाइटा, बायोफाइटा, फन। कौन सा जीव निषेचन के लिए निर्भर करता है यहाँ पर? बायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हमारे शरीर में लाल रक्त रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हमारे शरीर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, आयरन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त, कणिकाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिक वोल्टेज से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ विद्युत धारा को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी किसी भी कारण से नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जल चक्र में वाष्पीकरण का मुख्य स्रोत क्या है? महासागर, नदियां, झीलें, पेड़ पौधे।
जल चक्र में वाष्पीकरण का मुख्य स्रोत क्या है यहाँ पर? महासागर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा, किस ग्रह को लाल ग्रह को कहा जाता है? यहाँ पर मंगल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। रसोई गैस का एलपीजी की बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा मुख्य घटक है? यहाँ पर ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब वर्णनात्मक प्रश्न को देखने चले। यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न का, विद्युत अपघटन क्या है? इसके उपयोग को समझाइए। यहाँ पे इसके उत्तर है यहाँ पर, विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चालक द्रव्य के जल या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के घटक के आयन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। जैसे हम उपयोग की बात करते हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? पहले बात कर लेते हैं धातुओं का शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं धातुओं का निष्कर्षण में, विद्युत चढ़ाना या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण में। यहाँ पे इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। यहाँ पर धातुओं का शुद्धिकरण, धातुओं का शुद्धिकरण कैसा होता है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं जैसे तांबा, एल्युमिनियम को शुद्ध करने में किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण कैसा होता है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत अपघटन द्वारा सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम और कैल्शियम का निष्कर्षण किया जाता है। तीसरे पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर विद्युत चढ़ाना। यह प्रक्रिया धातु की सतह पर किसी अन्य धातु पर चढ़ाने में क्या होती है? उपयोगी होती है। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण। जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में पौधे की क्या भूमिका होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को स्तर को नियंत्रित करने में पौधे की क्या भूमिका होती है? यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताना है। उत्तर में बात करते हैं। यहाँ पर पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, पहले पॉइंट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे ग्लूकोज में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरे पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है जो जीवों के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। कार्बन स्टोरेज, पौधे वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमास जैसे लकड़ी, पत्तियों के रूप में संग्रहित करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी। ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करके ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दर्पण और लेंस के बीच में अंतर। दर्पण और लेंस के बीच में 3 मुख्य अंतर बताना। यहाँ पर अब बात करते हैं अंतर में, दर्पण और दर्पण। पहले पॉइंट में देखते हैं यहाँ पर दर्पण। दर्पण एक सतह है जो प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। लेंस में क्या होता है? पहले पॉइंट में लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है। दूसरे पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें प्रकाश की केवल परावर्तन प्रक्रिया होती है। इसमें प्रकाश की केवल परावर्तन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या बताया गया दूसरे पॉइंट में? इसमें प्रकाश अपवर्तन प्रक्रिया होती है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल और वक्र। जो दर्पण होता है 2 प्रकार के होते हैं, समतल और वक्र होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? उत्तल और अवतल होते हैं। यहाँ पर लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्तल और अवतल। यहाँ दर्पण की बात करते हैं, इसका उपयोग छवि निर्माण, घरेलू सजावट और वैज्ञानिक उपकरण में दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इसका बात कर लेते हैं। यहाँ पर लेंस के लिए चश्मा, कैमरा, माइक्रोस्कोप और दूरबीन में लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? इसके सिद्धांत को समझाइए और दैनिक जीवन में, और इसके दैनिक जीवन में 3 उपयोग को लिखिए। यहाँ पर उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमारा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ क्या है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में दी जाती है, या जब किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चालक में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। यहाँ पर पहला नियम है, यहाँ पर यदि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वह चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। दूसरे पॉइंट बता गया यहाँ पर, दूसरा नियम में प्रेरित विद्युत वाहक बल का
परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के अनुसार हुए परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके यहाँ फार्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर E बराबर माइनस डी, यहाँ पर है फाई, यहाँ पर डी टी, यहाँ पर E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फाई क्या है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के, यहाँ पर टी क्या है, समय, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दैनिक जीवन उपयोग क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है और जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र और चालक के सापेक्ष गति की धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। इंडक्शन कुकटॉप में देख लेते हैं। खाना पकाने के लिए इंडक्शन स्टोव और चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। उसके बारे में हमें बताया गया है। माइक्रोस्कोप और यहाँ पर है स्पीकर, ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। निष्कर्ष में इसका क्या बताया गया, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधुनिक तकनीक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ पर इसके अनुप्रयोग में ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और घरेलू उपकरणों में क्रांति ला दी है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। उपखंड 2 में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 लाइन प्रश्न, यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि का आकार किस पर निर्भर करता है, वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जैविक प्रक्रियाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ग्लूकोज है। जैविक प्रक्रिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है। कौन सी धातु पानी के संपर्क में आने पर जल जाती है, सोडियम। कौन सी धातु जो पानी के संपर्क में आने में क्या होती है, यहाँ पर जल जाती है, सोडियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी बल की इकाई क्या है, यहाँ पर न्यूटन है। किसी बल की इकाई क्या है, यहाँ पर न्यूटन है। यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा, यहाँ पर जल है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा, यहाँ पर जल है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषणों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, उनके निवारण के लिए उपाय बताइए। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार, पहले हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के कणों में वृद्धि आयु में प्रदूषण होता है। यहाँ पर मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलना। और यहाँ बात कर लेते हैं जल प्रदूषण क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जल स्रोतों में हानिकारक रसायन, कचरा, मलमूत्र समावेश जल प्रदूषण के कारण बनता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। दूसरे पॉइंट बात करते हैं, मुख्य कारण औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट और कृषि में रसायनों का उपयोग। ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। यहाँ पर अत्यधिक और अनियंत्रित ध्वनि का स्तर मानव और अन्य जीवों के लिए क्या है, यहाँ पर हानिकारक है। मुख्य कारण वाहनों, शोर, लाउड स्पीकर और औद्योगिक मशीनरी, ये सब किसके उदाहरण यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण है। यहाँ पर मृदा प्रदूषण क्या है, यहाँ पर मिट्टी में हानिकारक रसायनों और कचरा के प्रवेश से इसकी उपजाऊ शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया। मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर अपशिष्ट, रासायनिक खाद और औद्योगिक कचरा मृदा प्रदूषण के क्या यहाँ पर उदाहरण है। यहाँ पर निवारण उपाय क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और यहाँ पर हरियाली बढ़ाएं। यहाँ दूसरे पार्ट बताया गया, यहाँ पर उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल का उपचार करें। दूसरे पार्ट बताया गया यहाँ पर रसायनों को नियंत्रित उपयोग और जल स्रोतों की सफाई करें, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, यहाँ पर ध्वनि की सीमा का पालन करें, वाहनों में मशीनें और यहाँ पर साइलेंसर का उपयोग करें। मृदा प्रदूषण क्या है, यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग कम करें और जैविक खाद का उपयोग बढ़ाएं। औद्योगिक कचरे का सही निपटान का सुरक्षित करें, यहाँ पर निपटाने की सुनिश्चित करना, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसका निष्कर्ष क्या है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रदूषण का नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण के लिए अनिवार्य है। इसके लिए सरकार, उद्योगों और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उसके बारे में मिलजुल कर प्रयास सभी को करना चाहिए। उपखंड 3 में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है, इसे समझाइए, इसके 2 मुख्य प्रमाण दीजिए। डार्विन का सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन, यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जीवन की उत्पत्ति के विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, प्रस्तुत किया। यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित। यहाँ पर अधिक जनन, सभी जीव अधिक संख्या में संतान को जन्म देते हैं, लेकिन पर्यावरण में सीमित संसाधनों के कारण यहाँ पर सभी जीवित नहीं रह पाते। प्राकृतिक विविधता क्या है, क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही प्रजाति के जीवों में विभिन्नता विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर यह विविधता उनके अनुकूलन में मदद करती है। यहाँ पर
संघर्ष यहाँ क्या है, जीवों के बीच भोजन, स्थान और संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। केवल वही जीवित रहते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ पर उसके बारे में हमको बताया गया है। योग्यता और यहाँ पर उत्तरजीविता, जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी विशेषताएं अपनी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। नए प्रजातियों का विकास, समय के साथ छोटे छोटे परिवर्तनों के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है। समय के साथ साथ छोटे छोटे परिवर्तनों के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है। डार्विन सिद्धांत के मुख्य कारण, डार्विन सिद्धांत के मुख्य कारण जीवाश्म, जीवाश्म यह दर्शाते हैं कि वर्तमान जीवों की संरचना उनके पूर्वजों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए घोड़े और मानव के विकास के प्रमाण जीवाश्म से मिलते हैं। समरूप संरचनाएं, विभिन्न जीवों के अंगों की संरचना समान होती है जो अपने समान पूर्वजों और संकेत करती है। यहाँ पर उदाहरण के लिए मानव, बिल्ली, चमगादड़ और व्हेल अगली टांगों की संरचना, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर निष्कर्ष, यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत विकासवाद को समझाने के लिए मजबूत आधार है। यह दर्शाता है कि सभी जीव विकास की प्रक्रिया से गुजरे यहाँ पर और समय के साथ अनुकूल आधार पर नई प्रजातियों का कभी क्या हो, विकास हो। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए, इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करना। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझिए और इसके आवश्यक तत्वों को क्या करना है, वर्णन कीजिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे के हरे भागों में, जैसे यहाँ पत्तियों में होती है, यहाँ पर जिसमें क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक क्या होता है, शामिल होता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर प्रकाश अवशोषण, सूर्य की ऊर्जा पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की जाती है। जल विघटन, जल H2O यहाँ पर उपस्थित में क्लोरोफिल पानी के अणुओं को तोड़ता है और यहाँ पर इसके हाइड्रोजन को उत्सर्जित करता है। उसके बारे में हमें बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की पत्तियों में अवशोषित करता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण, इन दोनों पदार्थों का उपयोग करके पौधे सूर्य की ऊर्जा की सहायता ग्लूकोज C6H12O6 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उत्सर्जन, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन होता है। इसमें हम श्वास को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर रिएक्शन दिया गया, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 6 CO2, यहाँ पर 6 जल है यहाँ पर, और यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर C6H12O6 यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जल प्राप्त होगा, जल और साथ में क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर मनुष्य में रक्त संचार के बारे में बताइए और इसके मुख्य अंगों की यहाँ भूमिका का वर्णन करना है। उत्तर में देखते हैं। यहाँ पर मनुष्य में रक्त संचार तंत्र शरीर में रक्त संचार करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह तंत्र रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन के पोषक तत्वों तक पहुंचाता है, साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मुख्य अंग, उनकी भूमिका यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हृदय, हृदय क्या है, यहाँ पर हृदय एक पंप के रूप में कार्य करता है जो रक्त को धमनियों में पंप करता है। यह शरीर के चारों ओर विभाजित करता है। दो आलिंद और यहाँ पर दो क्या होता है, विरतक होते हैं। यहाँ पर भूमिका क्या है, यहाँ पर दाहिने आलिंद से रक्त को फेफड़े तक भेजता है, बाएं आलिंद से रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक भेजता है। धमनी क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर वे रक्त वाहिनिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। भूमिका यहाँ क्या है, धमनी उच्च दबाव पर रक्त प्रवाहित होता है जो शरीर के अंगों से ऑक्सीजन और यहाँ पर पोषक तत्वों को पहुँचाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शिराएं क्या होती हैं, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के अवशिष्ट पदार्थ से भरे रक्त को हृदय तक क्या होती है, वापस लाती हैं। भूमिका यहाँ क्या है, शिराएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट पदार्थ को हृदय से वापस लाती हैं। शिराएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट पदार्थों को क्या होता है, हृदय से वापस लाती है। यहाँ पर भूमिका में अब बताया गया है। रक्त कण यहाँ क्या है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल, RBC की बात हो रही है। यहाँ पर इनका कार्य ऑक्सीजन को श्वसन अंगों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर के अंगों से फेफड़ों तक ले जाना होता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। श्वेत रक्त कण क्या होते हैं, यह शरीर के रक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं और यहाँ पर संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। प्लेटलेट, रक्त प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं जिससे खून का बहाव रुक जाता है। यहाँ पर
उसके बारे में हमें बताया गया है। रक्त संचरण क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर। रक्त हृदय से निकलकर धमनी, कैपिलरी और यहाँ शिराओं के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं जिन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर यहाँ अवशिष्ट पदार्थ जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त थक्के बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर अभी हम बता रक्त संचरण हो रहा था यहाँ पर। रक्त हृदय से निकलकर धमनी, कैपिलरी और यहाँ शिराओं के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रक्त में ऑक्सीजन पोषक तत्व होते हैं जिन्हें यहाँ पर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर अवशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर में से बाहर निकलने के लिए रक्त शिराओं के माध्यम से वापस हृदय तक लौटता है। यहाँ पर उसके बारे में हम बताएं रक्त संचरण के बारे में। निष्कर्ष क्या होता है यहाँ पर, मनुष्य का रक्त संचार तंत्र जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। यह तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों, पोषक तत्वों, भोजन तत्व, ऑक्सीजन प्रदान करता है और यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। रक्त संचार का सही क्रिया से ही शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। यह प्रक्रिया किस प्रकार के पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनाती है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे को ऊर्जा का उपयोग करके जल H2O और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया पौधे के हरे भाग विशेष रूप से पत्तियों में होती है। क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यहाँ पर उसकी प्रक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह ऊर्जा पौधों के लिए क्या आवश्यक है। दूसरे पार्ट बताया गया यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य सूर्य से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। जल विघटन को देख लेते हैं। यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा के प्रभाव से जल के अणु क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जल का विभाजन कहा जाता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। जल के अणु टूटने पर हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O2 उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। हाइड्रोजन का उपयोग ग्लूकोज का निर्माण से होता है जबकि ऑक्सीजन वायुमंडल में क्या होता है, मुक्त हो जाता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पत्तियों में होता है, रोड्स के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया है। यह गैस पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में जाकर ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पत्तियों में सूरज की ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से ग्लूकोज C6H12O6 नामक चीनी का निर्माण होता है। यहाँ पर यह प्रक्रिया केल्विन चक्र के द्वारा होती है जिसमें हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन होता है, ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर उसके बारे में हमें बताया गया। ऑक्सीजन का उत्सर्जन, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 का उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है जिससे यहाँ पर वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। यह ऑक्सीजन में श्वास के दौरान ग्रहण करते हैं यहाँ पर, जिससे जीवन संभव होता है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। रासायनिक समीकरण क्या होता है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ यहाँ पर सूर्य के यहाँ पर क्रिया कराने पर क्लोरोफिल यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा, ग्लूकोज, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण से बनता है पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है जिससे वे अपनी वृद्धि और विकास के लिए, जीवित रहने के लिए क्या उपयोग में करते हैं। अतिरिक्त ग्लूकोज यहाँ पर पौधे स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके बाद आवश्यक पड़ने पर ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उसके बारे में हम बताएंगे। निष्कर्ष में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण न केवल पौधों के लिए जीवन का आधार है बल्कि यह पूरे परिस्थिति तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का एक पुनः चक्र बनाए रखता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आज के इस सेशन में हमने यहाँ पर बायोलॉजी 70 नंबर का मॉडल पेपर, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल किया हमने। मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यहाँ पर हमने पूरे सेशन का यहाँ मॉडल पेपर हमने 70 नंबर हल किया हुआ। आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, आज सेशन हम यही समाप्त करते हैं।